जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 27 अगस्त 2025 और आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि भारत और किस देश के बीच में 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम मैत्री है ये आयोजित किया जाएगा। भारत और किस देश के बीच में जो है 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम मैत्री है ये आयोजित किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, भारत और थाईलैंड के बीच में। किसके साथ? थाईलैंड के साथ। यह अभ्यास जो है भारत और रॉयल थाईलैंड की सेना जो है इनके बीच में हर साल होता है। इसकी शुरुआत जो है 2006 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और अनुभव को साझा करना है। इस साल का 14वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत के मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास बारी बारी से दोनों देशों में होता है और इस बार 5 साल के अंतराल के बाद भारत में हो रहा है। यह सैन्य अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूती देता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार जो है देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? तो इसको याद रखिएगा, रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना से है। ठीक है, किस मुख्यमंत्री पर है? रेवंत रेड्डी पर है। यह रिपोर्ट जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने मिलकर जारी की है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सबसे ज़्यादा यानी कि 89 आपराधिक मामले दर्ज है। यह रिपोर्ट देश भर के 30 मुख्यमंत्रियों द्वारा पिछले चुनाव में दाखिल किए गए शपथ पत्रों के विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 30 में से 12 मुख्यमंत्रियों पर जो है आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 10 पर हत्या का प्रयास, अपहरण और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले हैं। आपराधिक मामलों की सूची में रेवंत रेड्डी के बाद तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का स्थान है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस राज्य सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ के बीमा कवर की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने जो है नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ के बीमा कवर की घोषणा की है? तो इसको आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जो है नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ के बीमा कवर की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार जो है ये अपने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए जो है 1 करोड़ के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। यह घोषणा मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 23 अगस्त 2025 को काकीनाडा जिले के पेद्दापुरम में स्वर्णांध्र स्वच्छांध्र अभियान के दौरान किया। इस योजना के तहत नियमित कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 करोड़ मिलेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यह राशि 20 लाख है। अस्थायी विकलांगता की स्थिति में भी कर्मचारियों को यह मुआवजा राशि दी जाएगी। बीमा कवर के अलावा कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 8 लाख तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो इसको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। किसके? संयुक्त राज्य अमेरिका के। देखिए, भारत के डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के लिए अधिकांश डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह फैसला अमेरिकी सरकार के एक नए कार्यकारी आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें $800 तक के सामान पर मिलने वाली ड्यूटी फ्री छूट को खत्म कर दिया गया है। अब अमेरिका भेजे जाने वाले लगभग सभी पार्सलों पर सीमा शुल्क लगेगा, जिससे प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है। निलंबन में केवल पत्र, दस्तावेज और $100 मूल्य तक के उपहार शामिल नहीं हैं। अब इन्हें अभी भी भेजा जा सकता है। इस बदलाव से छोटे निर्यातकों, छात्रों और उन परिवारों पर असर पड़ेगा जो किफ़ायती दरों पर अमेरिका में सामान भेजते थे।
अगला प्रश्न है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण जो है कहाँ पे किया है, तो इसको याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में। इसरो जो है यह परीक्षण 24 अगस्त 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक पूरा किया। इस टेस्ट को इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट नाम दिया गया है, जो गगनयान मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। परीक्षण के दौरान भारतीय वायुसेना के चीनू के हेलीकॉप्टर से क्रू मॉड्यूल के 4.8 टन वजनी डमी को 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापसी के लिए पैराशूट सिस्टम की जांच करना था, ताकि क्रू मॉड्यूल की गति को समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग के लिए धीमा किया जा सके। यह सफल परीक्षण इसरो, भारतीय वायुसेना, नौसेना और DRDO के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि RBI ने किस बैंक में SMC की 24.99% हिस्सेदारी को मंजूरी दी है। RBI ने किस बैंक में SMC की 24.99% हिस्सेदारी को मंजूरी दी है, तो इसको याद रखना है, यस बैंक। किस बैंक में? तो यस बैंक में। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है। SMBC यह हिस्सेदारी सीधे यस बैंक से न लेकर मौजूदा शेयरधारकों से खरीदेगा, जिसमें बड़ा हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक का होगा। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि इतनी बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद SMBC को यस बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। यह मंजूरी 22 अगस्त 2025 से 1 साल के लिए वैध है, लेकिन इस सौदे को अभी भी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से अंतिम मंजूरी लेनी होगी। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि किसे प्रधानमंत्री का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है। किसे जो है प्रधानमंत्री का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखना है, अनीश दयाल सिंह को। किन्हें? अनीश दयाल सिंह को। केंद्र सरकार जो है इसने सेवानिवृत्त IPS अधिकारी अनीश दयाल सिंह को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। अनीश दयाल सिंह 1988 बैच के मणिपुर कैडर के IPS अधिकारी है और वे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की रिपोर्ट करेंगे। इस पद पर उनकी मुख्य जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखना होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के उग्रवाद और नक्सलवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। इससे पहले CRPF और ITBP जैसे महत्वपूर्ण बलों के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने लगभग 30 साल तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी सेवा दिया है। उनकी नियुक्ति से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को मजबूती मिलेगी, जिसमें पहले से ही अजित डोभाल के साथ अतिरिक्त NSA राजेंद्र खन्ना जो है और डिप्टी NSA TB रविचंद्रन और पवन कपूर शामिल हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के सभी प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो गए होंगे। जितना भी आर्टिकल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, मैक्सिमम आर्टिकल की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ जो है उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।